नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं भारत के संविधान से संबंधित वीडियो, जो कि इस क्रम में दूसरा वीडियो है। और आज का वीडियो भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित है। इसको आप लोग एक तरह से हिस्ट्री के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि यह भारत का जो संविधान है हमारा, यह एक प्रकार से हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ एक चैप्टर बन जाता है कि भारत में संविधान में किस प्रकार विकास हुआ और उस समय कैसी कैसी परिस्थितियां थी। तो यहाँ पर हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि भारत के संवैधानिक विकास में किस प्रकार परिवर्तन हुए। और ब्रिटेन में जब महारानी एलिजाबेथ के हाथों में शासन चला जाता है 1857 की क्रांति के बाद, तो वहाँ पर उन्होंने क्या क्या अधिनियम लगाकर भारत में जो कंपनी चल रही थी उसके शासन को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के अधिनियम बनाए। तो आज उन अधिनियमों को या उन एक्ट को समझेंगे जिससे कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया, जो कि भारत पे शासन कर रही थी। तो आइए, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने का प्रयास करेंगे कि उस समय क्या स्टोरी चल रही थी या उस समय कैसी परिस्थितियाँ थी। तो जब 1600 ईस्वी में कंपनी यहाँ पर शासन करने आती है, तो वह प्रशासनिक तौर पर नहीं बल्कि व्यापारिक बनकर यहाँ पर आती है। तो जब उसे यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार दिया गया महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, तो वह यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी। तो जब बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है और वह प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध जीत जाती है, तो वह यहाँ पर एक प्रशासक के तौर पर शासन करने लगती है। और प्रशासक बनने के क्रम में वह यहाँ पर तमाम तरह के एक्ट, तमाम तरह के नियम लगाती हैं, जैसे कि द्वैध शासन नियम। इन नियमों को लागू करने के बाद वह यहाँ पर धन लूटने का क्रम प्रारंभ करती है और इसी धन को वह इंग्लैंड ले जाकर वहाँ पर खर्च करने लगते हैं। तो वहाँ पर जो और व्यापारी थे, जो अन्य व्यापारी थे जो भारत में आना चाहते थे, तो वहाँ उनके बीच में अराजकता की स्थिति पैदा होने लगती है। और इसी अराजकता को ख़त्म करने के लिए ब्रिटेन की महारानी थी, कंपनी का शासन उनके हाथों पे चला जाता है और उन महारानी एलिजाबेथ द्वारा यहाँ पर कई सारे अधिनियम बनाए जाते हैं ताकि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके और जो शासन व्यवस्था है वह कंपनी के माध्यम से महारानी भारत देश पर कर सके। तो कंपनी का जो शासन नियंत्रण व्यवस्था थी, उसको महारानी का मूल उद्देश्य कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना था। वे यह चाहती थी इंग्लैंड को विकास देने में सहयोग करे, ना कि अराजक स्थिति पैदा करने में। तो इस क्रम में उन्होंने बहुत सारे एक्ट पारित किए या बहुत सारे अधिनियम बनाए, जिनके माध्यम से उन्होंने कई सारे नियम प्रस्ताव और कई सारी संस्थाओं का निर्माण किया। तो उसी क्रम में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चीज़ समझेंगे कि कंपनी को चलाने के लिए दो संस्थाएं स्थापित की गई थी। पहली संस्था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, जिसे निदेशक समूह कहा जाता था, और दूसरी संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें मूल रूप से 24 सदस्य होते थे। तो यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी द्वारा दो संस्थाएं बनाई जाती हैं और उनमें से पहली संस्था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और दूसरी संस्था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होती थी। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का काम इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों को चुनना होता था, जो कि 24 सदस्यों को चुनते थे। और यह 24 सदस्य इन कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को चुनते थे। कंपनी के जो गवर्नर जनरल होते थे, उनको यह सलाह देने का काम करते थे। और दूसरा काम यहाँ पर किया गया कि कंपनी जो थी उस पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई। तो कंपनी में जो संसद की व्यवस्था थी, उस पर नियंत्रण करने का काम किया गया। और उसी क्रम में यहाँ पर सबसे पहला काम जो किया गया वह गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। भारत देश में हम लोग पढ़ते हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासन था, तब भारत में प्रमुख रूप से 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मुंबई और मद्रास। तो इन तीनों कंपनियों में पहले जो पद होता था हेड का, वह गवर्नर का पद होता था। लेकिन अब
गवर्नर की जगह उस पद को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, जो कि 1773 से 1785 के बीच में रहता है। इस गवर्नर जनरल के क्रम में जो पहले हमारे गवर्नर जनरल बनाए गए थे वह वारेन हेस्टिंग बनाए गए थे। तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कई बार कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल हमारे वारेन हेस्टिंग थे। तो ये गवर्नर जनरल जो होते थे इनको भी सहायता देने के लिए 4 प्रकार के सदस्य होते थे, और मूल रूप से जो सदस्य होते थे 4, उनमें से इस गवर्नर जनरल का अधिकार तय किया जाता था। जैसे कि लीजिए कि जब 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी तो वह इसमें से सलाह देने का काम इन गवर्नर जनरल को करते थे, और मान लीजिए यह जो कार्यकारी समूह के सदस्य होते थे या सलाहकार समूह के सदस्य होते थे, इनमें बराबरी का मत आ जाता था, 2-2 का मत। तो उनमें से जिसमें गवर्नर जनरल सहमत होते थे उसी एक्ट को पारित किया जाता था। तो इस प्रकार नियम कानून जो बनाए जाते थे उसमें से प्रमुख रूप से गवर्नर जनरल का जो पद था वह उसके अधिकार को थोड़ा सा सीमित किया गया था। उसमें जो नियम कानून बनाते थी कंपनी, उसमें जिन 2 सदस्यों के साथ गवर्नर जनरल का पद शामिल हो जाता था या गवर्नर जनरल का मत शामिल हो जाता था, उसी एक्ट को पारित कर दिया जाता था। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए या उनको सलाह देने के लिए 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की जाती थी, और इसी क्रम में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई। तो बंगाल, मद्रास और मुंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के हेड गवर्नर जनरल बनाए गए, और भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहले स्थापना की गई। यहाँ पर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, जो कि इस एक्ट के अगले साल की जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ और कब की गई, तो वह कलकत्ता में 1774 में की गई। आगे हम देखते हैं यहाँ पर इसी सुप्रीम कोर्ट में जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वह एलिजा इम्पे बनाए गए थे, और नीचे 3 अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में 4 प्रकार के काम किए गए थे। प्रमुख रूप से जो पहला काम किया गया था वह कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 2 प्रकार की संस्थाएं बनाई गई थी। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य होते थे। दूसरा काम, जो बंगाल, मद्रास और मुंबई 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, उसमें मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया। अर्थात बंगाल के अंदर मद्रास और मुंबई जो प्रेसिडेंसी थी वह इसके अधीन काम करेंगी, और उस बंगाल में एक गवर्नर जनरल का पद बनाया गया जो कि गवर्नर से बड़ा होता था, और उसके अधिकारों को थोड़ा सीमित किया गया। उसे सलाह देने के लिए 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई, और अगर उन 4 सदस्यों में सलाह का जो मत होता था अगर बराबरी पे होता था तो उसमें गवर्नर जनरल जिन सदस्यों के साथ सहमत होता था उसे ही पारित माना जाता था। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बातें हुई थी उन्हें मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया। अब आगे हम देखते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है। 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद हम देखते हैं इस एक्ट में भारत देश में क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें थोड़े परिवर्तन किए गए, और सबसे प्रमुख जो परिवर्तन हुआ उसमें संसदीय नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल की संसदीय व्यवस्था थी उसे कुछ अधिकार प्राप्त थे, लेकिन इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यहाँ पर उनके संसदीय नियंत्रण को थोड़ा बढ़ाया गया, और उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें प्रमुख रूप से 6 सदस्य होते थे। और इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करने से जो गवर्नर जनरल का पद यहाँ पर दिया था उसी गवर्नर जनरल के अधिकारों में कुछ वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से
देखा गया कि 1784 वाले पिट्स इंडिया एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ परिवर्तन हुए और उसमें से जो गवर्नर जनरल का जो पद होता था उसके अधिकारों में कुछ वृद्धि हो जाती है। इसमें आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 सदस्यों की जगह 3 सदस्य कर दिए गए। आइए समझते हैं कि इन सदस्यों के परिवर्तन में किस प्रकार गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब 4 सदस्य होते थे तो जो बराबरी में जिसमें गवर्नर जनरल का मत जाता था वही नियम माना जाता था, लेकिन यहाँ पर 3 सदस्य रखे गए और 3 सदस्य में अगर 2 सदस्यों के साथ गवर्नर जनरल चला जाता है तो उन्हीं 3 सदस्यों को मान लिया जाता है। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल के जो अधिकार थे वह कुछ बढ़ा दिए गए और गवर्नर जनरल जो कि उस तीनों प्रेसिडेंसियों का हेड होता था, उस गवर्नर जनरल के अधिकार यहाँ तक हो गए कि अगर यहाँ भारत में कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं या अगर किसी बड़े पद पर किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और गवर्नर जनरल को उसका काम नहीं पसंद आ रहा है तो वह उसे हटा भी सकता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल को बस 1 सदस्य का समर्थन आवश्यक होता था। इन 3 सदस्यों की नियुक्ति से गवर्नर जनरल का पद मिल जाने से गवर्नर जनरल का पद बड़ा हो जाता था। उसके समर्थन के लिए सिर्फ 1 सदस्य की ज़रूरत होती थी। तो गवर्नर जनरल यदि इन 3 सदस्यों में सिर्फ 1 सदस्य के समर्थन को प्राप्त कर लेता था तो वह नियम यहाँ पर तुरंत पारित हो जाता था। तो इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सिर्फ यही परिवर्तन हुए थे और जो निर्णायक मत दिया जाता था उसकी अगर डेट पूछे तो 1773 में निर्णायक मत देने की व्यवस्था हुई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1773 से 1784 पिट्स इंडिया एक्ट को समझा। अब आगे हम देखते हैं 1786 का जो संशोधन अधिनियम था जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के नियम के सिर्फ 2 साल बाद आया था। तो देखते हैं यहाँ पर 1786 का संशोधन अधिनियम जो कि प्रमुख रूप से कार्नवालिस को देखकर उसके संबंध में लाया गया था। यहाँ पर कार्नवालिस को ध्यान रखते हुए इस नियम को पारित किया गया था और यहाँ पर इस नियम में गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह प्रमुख रूप से सैन्य अधिकारी बन जाता है, अर्थात सैन्य व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी और उसके सारे अधिकार मुख्य रूप से गवर्नर जनरल के हाथों में आ जाते हैं और जो भी नियम कानून होते थे या आदेश देने का जो भी क्रम होता था वह सब गवर्नर जनरल का काम होता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेड तो प्रमुख रूप से वह पहले ही बना दिया गया था बंगाल, मद्रास और मुंबई तीनों प्रेसिडेंसियों का, लेकिन यहाँ पर एक अलग से नियम लाया गया कि सेनापति उसे घोषित कर दिया गया और सैन्य व्यवस्था की भी जिम्मेदारी उसे दे दी गई। इसके बाद देखते हैं कि इसका अगला नियम क्या था। तो 1786 के संशोधन अधिनियम के में परिषद में जो निर्णय लिए जाते थे उसको रद्द करने का भी अधिकार इसे दिया गया था। तो यहाँ पर परिषद क्या होती थी, जो परिषद होती थी वह 3 सदस्य और यहाँ पर जो 4 सदस्य होते थे जो कि गवर्नर जनरल को सलाह देने का काम करते थे। इसकी सहायक समिति के सदस्य होते थे। उन सदस्यों में यदि किसी की सलाह इसे पसंद नहीं आती थी और उन सदस्यों द्वारा जो निर्णय लिए गए थे यदि उन्हें इस गवर्नर जनरल को थोड़े भी पसंद नहीं आते थे तो वह इन्हें रद्द कर सकता था। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 अधिकार दिए गए। पहला अधिकार जो कि सैन्य अधिकार दिया गया और उसे उन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो ब्रिटिश सेना काम कर रही थी उसका सेनापति घोषित किया गया। और यहाँ पर दूसरा अधिकार जो दिया गया, परिषद का जो निर्णय लिया जाता था उसे भी रद्द वह कर सकता था। तो इस चार्टर एक्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी का जो शासन अधिकार था वह 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर 20 वर्षों के लिए कैसे बढ़ाया गया, तो यहाँ पर देखते हैं कि जब कंपनी भारत देश पर व्यापार करने आई थी तो उसके व्यापारिक एकाधिकार को सिर्फ 15 वर्षों के लिए अनुमति मिली थी। और जब कंपनी जब कंपनी यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर स्थापित हो जाती है तो वह ब्रिटेन की महारानी से प्रशासन करने के लिए अधिकार लेती है और उसी क्रम में यहाँ पर 20 वर्षों के लिए उसके अधिकार को बढ़ा दिया जाता है।
यहाँ पर हम दूसरा परिवर्तन देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो परिवर्तन किया गया उसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको बम्बई और मद्रास के पर्यवेक्षण का भी अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला परिवर्तन जो था वह 20 वर्षों के लिए उसके शासन अधिकार को बढ़ाया जाता है, और दूसरा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे बम्बई और मद्रास के क्षेत्रों का पर्यवेक्षण भी नियुक्त किया जाता है और उसे वहाँ पर पर्यवेक्षण करने का भी अधिकार मिल जाता है। अब उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, कंपनी का जो शासन अधिकार था वह 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके 20 वर्षों बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है, और उसमें पहला परिवर्तन यही होता है कि कंपनी का जो प्रशासनिक अधिकार था वह 20 वर्षों के लिए पुनः आ जाता है, और ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था थी वह यह निर्णय लेती है कि भारत देश में कंपनी अभी 20 वर्षों के लिए और शासन करेगी। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया जाता है, और प्रमुख रूप से चीन और चाय के व्यापार को छोड़ दिया जाता है। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने से क्या आशा है, तो यहाँ पर जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वह पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता था। इससे पहले ब्रिटेन की सिर्फ कंपनी ही भारत देश पर व्यापार कर सकती थी, और वही यहाँ पर पूरी मुख्य तौर पर व्यापारिक बनकर आते थे। तो यहाँ पर इस एकाधिकार को समाप्त किया गया। इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए क्या कारण था, तो प्रमुख रूप से कारण यह था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ गई थी, और उस औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत वहाँ पर जो माल बनते थे उन्हें खपाने के लिए एक ब्रिटेन को बड़ा बाज़ार चाहिए था, और भारत से बड़ा बाज़ार उसे कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा था। इस कारण व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण तौर पर समाप्त कर दिया गया। उसमें प्रमुख रूप से कंपनी को कुछ रियायतें दी गईं, जिसमें से चीन के साथ उसे व्यापार करने की अनुमति मिली, और चाय का जो व्यापार था वह अभी कंपनी ही कर सकती थी। तो ये दो अधिकार उसे दिए गए जो उसे एकाधिकार के तौर पर प्राप्त थे, और बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार उसके समाप्त कर दिए गए। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय करने का कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया। तो इस चार्टर एक्ट में यह नियम लिया गया कि भारत में कंपनी अब 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर व्यय करेगी। इसके पीछे मूल कारण यही था कि वह भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं चाहते थे। वह सिर्फ भारतीयों को यह दिखाना चाहते थे कि हम यहाँ पर भलाई का काम करेंगे और प्रमुख रूप से यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देंगे। तो वह भलाई का काम करके या वेलफेयर का काम करके यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए कंपनी द्वारा खर्च करने के निर्णय लिए गए। अगला जो यहाँ पर निर्णय लिया गया वह यह था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दे दी गई। जो अंग्रेज़ थे उनमें पहले यह व्यवस्था नहीं थी कि जो ईसाई थे वह अपने धर्म का भारत देश में प्रचार प्रसार कर सके। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा उनको यह अधिकार प्राप्त हो गया, और जो ईसाई मिशनरी थी जो कि भारत देश में अपना धर्म प्रचार कर सकते थे, उन्हें यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह भारत देश में आकर अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं ईसाई धर्म के प्रति, और अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ईसाई मिशनरियों को भी भारत में आने की छूट दे दी गई। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ये परिवर्तन हुए। अब आते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर परीक्षा में 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इन्हीं दोनों चार्टर एक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कंपनी का प्रशासनिक अधिकार था वह पुनः 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया, और जो दूसरा परिवर्तन यहाँ पर किया गया उसमें जो यहाँ पर 1813 के चार्टर एक्ट में चीन और चाय के व्यापार को सीमित रखा गया था सिर्फ कंपनी के लिए, वह यहाँ पर पूरी तरीके से भी समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापारिक एकाधिकार था वह भी पूरी तरीके से इस चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो यह दो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं।
आगे हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा परिवर्तन जो हुआ वह जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव की व्यवस्था समाप्त की गई। वह कंपनी जो कि भारत देश पर शासन कर रही थी, पहले उसमें सरकारी पदों पर भर्ती करने के लिए उन्हें जाति, उनके रंग और वर्ग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ऊंचे पदों पर उन लोगों को नहीं रखा जा सकता था जो कि निम्न वर्ग के लोग होते थे और निम्न जाति के लोग होते थे। तो यहाँ पर यह व्यवस्था ख़त्म की गई और जाति वर्ग के आधार पर जो सरकारी चयन होते थे उन पे भेदभाव की व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। आगे हम देखते हैं यहाँ पर बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यही है। यहाँ पर देखते हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट जो था इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है और भारत के प्रथम गवर्नर जो जनरल थे वह विलियम बेंटिक थे। यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है, तो यहाँ पर समझिएगा कि 3 चीज़ें यहाँ पर प्रमुख रूप से हैं और परीक्षा में यहाँ पर हज़ारों बार प्रश्न पूछा जा चुका है। उनमें से हम समझते हैं कि यहाँ पर जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय सिर्फ गवर्नर की व्यवस्था थी और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पहले गवर्नर थे वह क्लाइव थे। उसके बाद उस गवर्नर के पद को बदल दिया गया और वह गवर्नर जनरल बनाया गया। वहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके बीच में कई सारे गवर्नर और गवर्नर जनरल आए। उसके बाद यहाँ पर परिवर्तन हुआ और उस गवर्नर जनरल के पद को बदलकर उसे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल बंगाल, मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों को संभालता था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बनाए गए, तो वह 1833 में इस चार्टर एक्ट द्वारा बनाए गए थे। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परिषद में एक विधि सदस्य की भी व्यवस्था की जाती है और जो प्रथम विधि सदस्य थे वह मैकाले थे। यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम विधि सदस्य कौन थे, तो प्रथम विधि सदस्य मैकाले थे। परिषद में यहाँ पर एक विधि सदस्य की व्यवस्था की जाती है। ये जो परिषदें बनाई जा रही थी उनमें एक कानूनी सलाह देने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करना आवश्यक था। तो यहाँ पर जो कंपनी का गवर्नर जनरल होता था, जिसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, उसे कानूनी सलाह लेने का अधिकार मिल गया और वह अगर चाहे तो भारत पर शासन करने के लिए कानूनी सलाह ले सकता था और उसके लिए एक विधि सदस्य की व्यवस्था की गई। आगे हम देखते हैं यहाँ पर 1833 के एक्ट के तहत 1843 में एलनबरो द्वारा दास्ता भी समाप्त की गई। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि भारत में सर्वप्रथम दास्ता को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, तो वह प्रमुख रूप से एलनबरो को जाता है। इस 33 के चार्टर एक्ट में बहुत सारे परिवर्तन किए गए और उसमें यह जो बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और दूसरा परिवर्तन जो कि 1833 के चार्टर एक्ट में उसे 1843 में एलनबरो द्वारा दास्ता जो समाप्त की गई, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न बनते हैं इस चार्टर एक्ट से। अब आगे हम समझते हैं कि 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्यों से घटकर संख्या 18 हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या 24 थी। अब यहाँ पर इस चार्टर एक्ट द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटकर 18 हो गई। आगे यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि अधिकारी के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत होती है वह भी इसी चार्टर एक्ट के बाद शुरुआत होती है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 2-3 परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई जो कि 24 से 18 कर दी गई। दूसरा परिवर्तन, अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत भी इस चार्टर एक्ट द्वारा की गई। और आगे विधि सदस्य जो बनाया गया था इस 33 के चार्टर एक्ट द्वारा, उस विधि सदस्य को पूर्ण रूप से दर्जा दे दिया गया। विधि सदस्य को
जो कि प्रथम विधि सदस्य यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट में बनाए गए थे और प्रथम विधि सदस्य जो थे मैकाले थे। वहाँ पर इनके अधिकार सीमित थे, वह सिर्फ गवर्नर जनरल को कानूनी सलाह दे सकते थे। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया जाता है और उसे कानूनी सलाह देने के अलावा वोट देने का अधिकार और अन्य प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार 1853 के चार्टर एक्ट में भी काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कम की गई, अधिकारियों के लिए परीक्षा प्रतियोगिता की शुरुआत की गई और विधि सदस्य को यहाँ पर पूर्ण दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में 1773 से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट को समझने का प्रयास किया है। यहाँ पर सबसे पहले याद करने के लिए हम बहुत आसान है, 1773, फिर 1784 और उसके 2 साल बाद 1786 और उसके बाद 1793, 1813, यहाँ पर 20-20 वर्ष जोड़ देना है और इन सभी में 20-20 वर्ष का अंतर है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने उन सभी एक्ट को शामिल करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आज मैंने इस वीडियो में इस जो अधिनियम थे उनको संकलित करने का प्रयास किया गया है और बहुत छोटे से रूप में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आप लोगों को चीज़ें पहली बार में कठिन लगे तो इस वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास कीजिए और उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आते हैं और संवैधानिक विकास के क्रम में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहें। तो अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो और मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। दोस्तों देसी स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।